नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। क्या दिल्ली हरियाणा मॉडल से बिहार में बीजेपी को जिताया जा सकता है या आरएसएस जिता पाएगी? हर गांव में 10 लोगों की टीम एक्टिव है और रूठे वोटर्स को मनाएंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, आरएसएस के बारे में बताइए सर, बिहार में कैसे काम कर रही है? आरएसएस ने पिछले 10 साल में बिहार में अपनी पकड़ बहुत मजबूत की है और बिहार में आरएसएस के स्वयंसेवक पटना, मुजफ्फरपुर, सिवान, भागलपुर, सीमांचल, मगध के गांव शहरों में फैल गए हैं और पिछले 2 महीने से टीम एक्टिव है। चाय की दुकानों, मंदिरों, घरों में जा जाकर लोगों से मिल रहे हैं। हर गांव में 10 से 15 स्वयंसेवक काम कर रहे हैं और ये अलग अलग गाँव में जा रहे हैं। आरएसएस एक बहुत 90 तोले स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करता है और हरियाणा और दिल्ली में उसने इसी रणनीति के तहत बीजेपी की सरकार बनवाई है और आरएसएस ने बिहार को 2 प्रांत, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बांटा है। उत्तर बिहार का काम मुजफ्फरपुर और दक्षिण बिहार का काम पटना से हो रहा है, तो इसको प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है आरएसएस। सर, क्या बिहार में आरएसएस की कितनी बड़ी तैयारी है? मैंने कहा कि 2 महीने से 16,000 स्वयंसेवक एक्टिव है। काम दिखते क्यों नहीं है? ये पता क्यों नहीं चलता है कब आया कब गए? देखिए, बिहार में 16,000 जो एक्टिव स्वयंसेवक हैं उनको कोई देख नहीं पाता है। आरएसएस का काम करने का तरीका ऐसा है कि आरएसएस का काम दिखता है, उसके कार्यकर्ता नहीं दिखाई देंगे आपको। नतीजा दिखता है, तैयारी नहीं दिखेगी। बिहार में भी महाराष्ट्र और हरियाणा, दिल्ली जिताने वाले मॉडल पर काम हो रहा है और हर राज्य की जनता तो अलग होती ही है, मुद्दे भी अलग होते हैं, तो आरएसएस उसी हिसाब से अपनी रणनीति में बदलाव भी करता है। अब दिल्ली हरियाणा वाला मॉडल तो बिहार में लागू होगा नहीं, तो आरएसएस बिहार में अलग तरीके से काम कर रहा है और स्वयंसेवक घर घर पहुंच रहे हैं, लोगों का मन टटोल रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, उनसे रिश्ते बना रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि क्यों बीजेपी का जीतना जरूरी है, क्यों एनडीए का सरकार बनना जरूरी है। आरएसएस के लोग रूठे वोटर्स को मना रहे हैं, कंफ्यूज वोटर्स को बता रहे हैं कि अच्छी पार्टी कौन? हाँ बिल्कुल, आरएसएस के लोगों का तो दावा यही है कि जो लोग कंफ्यूज्ड हैं उनका कंफ्यूजन दूर करके वो बता रहे हैं कि भाई आपको किसको वोट करना चाहिए। आरएसएस के स्वयंसेवक की एक टीम घर घर जाकर वोटर्स की लिस्ट तैयार कर चुकी है। दूसरी टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये टीमें उन वोटर्स को मना रही हैं जिनके मन में बीजेपी या एनडीए के लिए थोड़ी दुविधा है, नाराजगी है। मतलब हम आरएसएस के लोग कंफ्यूज वोटर को बिहार के लिए सही पार्टी चुनने में मदद कर रहे हैं, उनका कहना है। घर घर जाकर लोगों की कैटेगरी के हिसाब से लिस्ट बनाने का काम लगभग आरएसएस पूरा कर चुका है। सर, जो आप लिस्ट की बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, घर घर जाकर के जो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं लिस्ट बना रहे हैं। लिस्ट में कैटेगरी है, बीजेपी के पक्के वोटर की एक लिस्ट बन रही है जो बीजेपी को ही वोट देगा। दूसरा कंफ्यूज वोटर जो बीजेपी को वोट देता रहा है लेकिन इस बार कंफ्यूज है, और रूठे वोटर जो बीजेपी से नाराज हो गया है अभी। तो उन सबको मनाने की तैयारी चल रही है। सर, क्या इतने भर से आरएसएस एनडीए की जीत आसान बना देगा? नहीं, इस बार लड़ाई तो कांटे की है। आरएसएस की दूसरी टीमों ने लिस्ट के मुताबिक लोगों से फिर संपर्क शुरू कर दिया है और ये टीमें वोटर्स को मुद्दे, उनके फायदे नुकसान के बारे में समझा रही है और किस पार्टी ने क्या वादा किया था, कितना पूरा किया, किस पार्टी ने बिहार को जंगल राज बनाया, किसने अच्छा काम किया, इन टीमों का काम कंफ्यूज वोटर्स के दिमाग में क्लैरिटी लाना है। बीजेपी को वोट करना है। हाँ, 1-1.25 महीने बाद फिर लिस्ट को रिव्यू किया जाएगा। रूठे हुए वोटर्स को गुस्सा निकालने का आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं मौका दे रहे हैं कि भाई जितना गुस्सा है मेरे ऊपर निकाल लो, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते हैं। जितना बोलना है आप हमको बोलो, जितना सुनाना है सुना लो। आरएसएस ने एक प्रयोग हरियाणा में किया था। एनडीए या बीजेपी के नाराज वोटर्स को मनाने के लिए कुछ वरिष्ठ स्वयंसेवकों की टीमें बनाई गई थी। उनका काम लोगों की शिकायतें सुनना था, वे उनसे मिलते थे, उनकी बातें सुनते थे, उन्हें गुस्सा उतारने का पूरा मौका देते थे। यही काम बिहार में भी किया जा रहा है। सर, तो आरएसएस की टीम को तो लोगों के गुस्सा का सामना करना पड़ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, बिहार में भी लोग गुस्से में हैं। अब नीतीश कुमार को लेकर भी लोग गुस्से में हैं, भ्रष्टाचार जो बढ़ गया उसको लेकर लोग गुस्से में हैं।
और बीजेपी से प्रेम भी दिखा रहे हैं, लेकिन जेडीयू से नाराजगी भी दिखा रहे हैं और भ्रष्टाचार की शिकायत भी कर रहे हैं। कैसे दाल गलेगी अगर जेडीयू से गुस्सा है और बीजेपी से खुश हैं या वाइसे वर्सा है, तो कैसे सर दाल गलेगी? वोटवा तो एक ही जगह जाएगा। हाँ, तो वही लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है टीम कि भाई आप जेडीयू से नाराज होकर उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो नुकसान तो एनडीए को पहुंचेगा और जो सही लोग नहीं है उनको फायदा हो जाएगा। तो इस टीम का काम ही वोटर्स का गुस्सा झेलना है। जैसे परिवार के नाराज सदस्य की शिकायत सुनी जाती है, शिकायतों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है और ये लिस्ट टीम अपनी लीडरशिप को दे रही है। इस लिस्ट पर गंभीरता से विचार हो रहा है। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। जो काम 2 महीने के अंदर हो सकते हैं उन्हें करवाने की कोशिश हो रही है चुनाव से पहले। जिन शिकायतों को दूर करने में ज्यादा वक्त लगना है उसके लिए भरोसा दे रहे हैं। उनकी शिकायत चुनाव के फौरन बाद दूर कर दी जाएगी। तो किस तरह की शिकायतें हैं जिन पर तुरंत काम हो सकता है, जैसे गांव की सड़कों का मरम्मत, उसे ठीक करवाना, हाँ तो 2 महीने में हो सकता है। किसी को पीएम आवास योजना के तहत घर नहीं मिला है तो उसकी प्रोसेस शुरू करवाई जा सकती है। राशन कार्ड नहीं बन रहा है तो उसको बनवाया जा सकता है। ये सारे काम लिस्ट में हैं और आरएसएस के कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। खबर है कि महिला वोटर्स पर फोकस है, उनके लिए अलग से स्ट्रैटेजी बनाई है। हाँ बिल्कुल, देखिए बिहार में महिलाओं की बहुत अहम भूमिका है। महिलाओं के समर्थन पर ही नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हैं। बिहार में महिला वोटर्स निर्णायक हैं, उनके लिए अलग से आरएसएस ने रणनीति बनाई है। आरएसएस से जुड़े महिला संगठन ये काम कर रहे हैं। उनकी टीमें अलग अलग उम्र की महिलाओं से मिल रही हैं। घरेलू और पेशेवर महिलाओं के लिए अलग टीमें हैं। आरएसएस एक सर्वे भी करवा चुका है, कैटेगरी के साथ महिलाओं की लिस्ट तैयार कर चुका है। अब उनके साथ टीमें बैठकर काम कर रही हैं। ठीक है, महिलाओं से पूछा जा रहा है कि उनके सीट पर कौन सा नेता बेहतर है, उन्हें कैसे नेता और सरकार चाहिए। तो महिलाएं घर से लेकर बाहर तक हर चीज को प्रभावित करती है। घर का राशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सड़कों का माहौल, इनसे जुड़े ऐसे कुछ सवाल महिलाओं से पूछे जा रहे हैं। फिर उनके जवाब पर डिस्कशन हो रहा है। इससे कोई एक चेहरा या फिर उनकी पसंद की सरकार की इमेज सामने आ रही है। तो सर क्या उम्मीदवार चयन में भी आरएसएस का हस्तक्षेप होगा? बिहार में एनडीए में किसे कितनी सीटें मिलेंगी ये तय होना है। एक्सरसाइज टिकट के लिए कैंडिडेट चुनने के लिए ही हो रहा है। अच्छा, महिलाओं से जो बात की जा रही है, उनकी पसंद नापसंद समझने की कोशिश की जा रही है, तो इसका मकसद ही है। तो बिहार में एनडीए में किसे कितनी सीटें मिलेंगी ये तय होना है अभी। कहा जा रहा है कि जेडीयू 102 सीटों पर लड़ेगा, बीजेपी 100 सीटों पर लड़ेगी, लेकिन 100 सीटों पर कैंडिडेट की लिस्ट 101 बीजेपी। हाँ, तो बीजेपी की जो सीटें हैं उसमें उम्मीदवार चयन में अहम भूमिका होगी आरएसएस की, और जेडीयू की सीटों पर भी। ऐसा नहीं है, आरएसएस मंथन करने के बाद फैसला लेगा कि 100 कौन सी सीटें हैं जहां पर किसको उम्मीदवार बनाना चाहिए। और सर जेडीयू सुनेगा, क्योंकि उसके फायदे के काम है ना भाई। जो काम जेडीयू नहीं कर सकता है वो काम आरएसएस करके देगा। कोई सीट हुआ जो जेडीयू के पाले में गिरा है और उसमें ज्यादा चांसेस है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी सिर्फ 101 सीटें ले रही है और एक सीट मान लीजिए हो, कैसे मैनेज होगा? देखिए, पहली बात तो है कि हर सीट पर 3 कैंडिडेट के नाम देगा आरएसएस। ठीक है, हर कैंडिडेट की छवि मजबूत, कमजोर पक्ष डिटेल में वो देगा। जिस सीट पर मौजूदा विधायक कमजोर है वहां नए चेहरे की तलाश करेंगे। और मैं भी जो सर्वे कर रहा हूं तो उसमें यही बात सामने आ रही है कि बीजेपी से तो खुश हैं, मोदी से खुश हैं लोग, लेकिन स्थानीय विधायक से नाराज हैं। तो विधायक का रिपोर्ट कार्ड भी आरएसएस के लोग देंगे। प्रधानमंत्री की रैली से लेकर स्टार प्रचारकों की रैली में आरएसएस की भूमिका बहुत अहम होगी। कौन सा प्रचारक कहां वोटर्स को अपील करेगा, इसे ध्यान में रखते हुए आरएसएस की रैलियों और बैठकों का प्लान बना रहा है। तो आरएसएस बहुत बृहद पैमाने पर काम कर रहा है। देखिए, यहाँ आरएसएस की शुरुआत 1925 से ही हो गई थी। मार्च 2025 में आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत बिहार आए थे। यहाँ उन्होंने स्वयंसेवकों से बात की। इसके बाद बिहार के लिए रणनीति तैयार शुरू हुई और यह रणनीति 3 पॉइंट पर आधारित है: राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास। तो स्थापना के 100 साल पूरे होने पर आरएसएस 2025 को शताब्दी वर्ष की तरफ मना रहा है।
और मुझे लगता है स्थापना के 100 साल पूरा होने पर जो ये शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है उसका मकसद ही है कि लोगों को जोड़ना है आरएसएस से। और 26 से 28 अगस्त को दिल्ली में एक बैठक हुई थी आरएसएस की। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आरएसएस ने अलग अलग सीटों पर 50,000 से ज्यादा बैठकें की थी। इनके जरिए वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में एकजुट किया गया था। बिहार में भी इसी तरह का काम हो रहा है। मुजफ्फरपुर के आरएसएस के शाखा के साथ काम करने वाले लोगों का कहना है कि उनके 5,000 स्थानीय स्वयंसेवक हैं। सोचिए, बाहर से करीब 500 स्वयंसेवक सिर्फ मुजफ्फरपुर में हैं और वो गांव गांव घूम रहे हैं। सर, गांव में 10 से 15 लोगों की टीम, ब्लॉक में हर हफ्ते 100 मीटिंग, कैसे? हाँ, तो 16,000 लोगों की टीम है भाई, और लोगों से टीम कनेक्टेड है सीधे। तो ग्राउंड पर काम बताते हैं सर क्या कि हम आरएसएस से हैं? अब हाँ, तो जाएंगे तो 1 to 1 मिलते हैं, घर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो परिचय और रिश्ता तो डेवलप करते ही है। ग्राउंड पर काम के तरीके पर एक तरीका भी उनका अलग है। हर रोज 5-10 घरों में जाते हैं, लोगों से राम मंदिर, विकास की योजनाएं, जातिवाद के खिलाफ और आरएसएस की रणनीति पर बात करते हैं। आरएसएस क्या है, कैसे काम करता है। हाँ, हर गांव में 10 से 15 स्वयंसेवकों की टीम डोर टू डोर कैंपेन करती है। राष्ट्रवाद, सीमा सुरक्षा, पाकिस्तान, हिंदुत्व, राम मंदिर, गोरक्षा, विकास के साथ साथ पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के फायदे भी बताए जाते हैं। और ऐसे परिवार चुनते हैं जो हिंदू हैं लेकिन बीजेपी के वोटर नहीं हैं। आरएसएस के टारगेट पर वो भी हैं जो हिंदू हैं लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, या बीजेपी के वोटर रहे हैं लेकिन किसी वजह से अब नाराज हैं। अभी एक ब्लॉक में हर हफ्ते 100 बैठकें हो रही हैं। आप सोचिए कि कितनी बड़ी तैयारी है। सर, मुस्लिम आबादी वाले एरिया के बारे में बताइए। हिंदू का तो हमें पता चल गया कि फोकस है, मुस्लिम आबादी वाले एरिया का? देखिए, आरएसएस की टीमें मुद्दों के आधार पर इलाके चुन रही है। पूर्वी बिहार, सीमांचल के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर फोकस किया जा रहा है। इन जिलों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। यहाँ स्वयंसेवक राम मंदिर का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मोदी जी ने 500 साल का सपना पूरा किया है। पश्चिम बिहार और मगध में किसानों के मुद्दे हैं और उनसे जुड़ी योजनाओं पर बात करते हैं। और ग्रामीण इलाकों में जातिवाद के खिलाफ अपील करते हैं। दुकानों, मंदिरों और घरों में जाते हैं, लोगों से बहस नहीं करते हैं बल्कि उन्हें समझाते हैं। बुजुर्गों से मिलते हैं, पहले रामायण फिर विकास की बात करते हैं। हर जिले में प्रभारी हैं जो इसकी रिपोर्ट नागपुर बनाकर भेजते हैं। तो कौन टीम कहाँ क्या काम कर रही है, क्या रिजल्ट आ रहा है, डे टू डे मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। सर, पहले तो आरएसएस जातीय जनगणना के विरोध में था, लेकिन अब तो जातीय जनगणना के ऐलान में भी आरएसएस का हाथ बताया जा रहा है। बिल्कुल, केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है, आपको पता ही है। पहले तो न केंद्र सरकार इसके पक्ष में थी और न आरएसएस का भी जातीय जनगणना के पक्ष में था। लेकिन इस ऐलान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बीच विचार विमर्श हुआ था और चर्चा हुई थी। बीजेपी आरएसएस से जातिगत जनगणना के लिए सहमति बीजेपी चाहती थी। आरएसएस इस पर दुविधा में था। बिहार से संगठन के कार्यकर्ताओं से उसी वक्त इनपुट मिला कि बीजेपी की ओबीसी और आरक्षण विरोधी छवि को चुनाव से पहले तोड़ना होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो वक्त कम था, इसलिए उसी वक्त जाति जनगणना की घोषणा करके इस छवि को तोड़ने की कोशिश की गई है। क्योंकि लालू जी तो गाहे बगाहे बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताते रहते हैं और जातीय जनगणना कराने का ऐलान बीजेपी नहीं करती या केंद्र सरकार नहीं करती तो आरक्षण विरोधी साबित करने में देर नहीं लगाते लालू जी। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने भागवत जी के ही एक बयान को ऐसा मिस इंटरप्रेट कर दिया ना कि लोग कंफ्यूज हो गए। लगा कि अरे तो बीजेपी आएगी तो आरक्षण ही खत्म कर देगी, और बीजेपी की हार हो गई, लालू जी की पार्टी जीत गई। तो फिर से वो आरक्षण को एक बड़ा हथियार बनाने की कोशिश तो लालू जी करते ही रहते हैं गाहे बगाहे। तो इसीलिए जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है। और आपको पता ही है कि गृह मंत्रालय ने 16 जून को जातीय जनगणना के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो केंद्र सरकार 2 फेज में जनगणना कराएगी
नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर से शुरू होगी। इसमें 4 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख शामिल हैं। और 1 मार्च 2027 से दूसरा फेज शुरू होगा। इसमें देश के बाकी राज्यों की जनगणना शुरू होगी। तो जातीय जनगणना कराने का ऐलान करके केंद्र सरकार ने अपने ऊपर लग रहे आरक्षण विरोधी आरोप को निराधार साबित करने की कोशिश की है। और ये चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि नेक टू नेक फाइट है। महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है। और लड़ाई को थोड़ा बहुत दिलचस्प बना रहे हैं प्रशांत किशोर, मेरे सर्वे के हिसाब से। तो हम तो अब सर्वे कल से शुरू कर रहे हैं, 5 तारीख से। हर विधानसभा का 3 सर्वे हम जारी करेंगे, 3 वीडियो जारी करेंगे। और उन 3 वीडियो को जो देख लेगा वो समझ जाएगा कि वहाँ किसकी हार होने वाली है, किसकी जीत होने वाली है, उस विधानसभा में क्या चुनाव का मुद्दा होने वाला है। और कैंडिडेट जहाँ किन विधानसभा क्षेत्रों में कैंडिडेट नहीं बदला गया तो बीजेपी हार जाएगी, हैं, जेडीयू हार जाएगा। किन विधानसभा क्षेत्रों में कैंडिडेट बदलने भर से बीजेपी और जेडीयू की जीत हो जाएगी। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को, और नजर बनाए रखिएगा हमारे सर्वे पे, और आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।